देखो, कल की क्लास में हुई थी इनइलास्टिक कोलिजन। आपको समझा देते हैं कि कहानी क्या है। देखो, ऐसा कोई भी कोलिजन क्या रियल फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल है जिसमें एनर्जी लॉस ना हो? नहीं, ऐसा कोई भी कोलिजन पॉसिबल नहीं है जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी ना हो, है ना। एनर्जी का लॉस तो हर कोलिजन में होना ही होना है, कहीं कम कहीं ज्यादा होना तो है। अब होता क्या है कि हमें मान लो जैसे कोलिजन हुआ इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है परफेक्टली इलास्टिक। देखो, जो दो तीन छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेके मिसकंसेप्शन तुम्हारे दिमाग में बन सकती है कि क्या मतलब हुआ। तो देखो, जब भी कोलिजन इलास्टिक रहे, आई बात समझ में, क्योंकि तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है सर इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में डिफरेंस बताइए। नहीं, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में क्या डिफरेंस है? देखो 390 का। हाँ, अभी हम कुछ और बोल रहे हैं, रुको ना रे। समझ रहे हो, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब हुआ? अगर आपको सीधा कहे कि कोलिजन इलास्टिकली या कोलाइड इलास्टिकली, तो आपको सीधा ये समझ लेना है नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर है? ये वाला डॉट क्लियर हो गया? बोलो कि अगर इलास्टिक मतलब नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काम खत्म, मतलब परफेक्टली इलास्टिक। आई बात समझ में? जब भी हम कहें कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहें इसका, तो आपको ऑटोमेटिक उसे एब्सोल्यूट मान लेते हैं ना। उसी तरह से जब हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे तो आप उसे सीधा परफेक्टली इलास्टिक मान लीजिएगा, पहली बात। दूसरा कंफ्यूजन हमको लगा है कि सुनो ध्यान से, हेड ऑन कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन, मतलब हेड ऑन कोलिजन और कोलिजन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। सुनो, हेड ऑन कोलिजन का मतलब यही हुआ है कि अगर बॉडी इनिशियली जिस लाइन में चल रही है, आई बात समझ में, कोलिजन के बाद भी अगर उसका लाइन ऑफ मोशन वही होगा, कोलिजन हेड ऑन होगा। अब हेड ऑन कोलिजन को आप दो तरीके से देख सकते हैं। जनरली सेंस ये आता है कि ये बॉडी इधर से आ रही है, ये बॉडी इधर से आ रही है, दोनों के फेस टू फेस टक्कर वाला। ये हेड ऑन कोलिजन के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है। आई बात समझ में? ये बॉडी इधर से है और ये बॉडी इधर से, दोनों का मोशन ऐसा है, ये आगे पीछे से भी टक्कर मारेगी, कोलिजन का नाम हेड ऑन ही होता है। हेड ऑन का मतलब हो गया वन डायमेंशनल मोशन, इसको हेड ऑन कहते हैं। हेड ऑन मतलब क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में कोलिजन के बाद भी बॉडी मूव करे, उसको कहते हैं हेड ऑन। अब इसके अलग अलग केसेस होते हैं, सिचुएशन जो दे रखा होता है उसके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। तो कोई स्पेशल से अलग से हेड ऑन आपको नहीं कहा जाएगा। आई बात समझ में? तो हेड ऑन आपका इलास्टिक भी होता है, हेड ऑन इनइलास्टिक भी होता है। आई बात समझ में? हेड ऑन का सीधा सा मतलब हो गया 1D। 1D को हेड ऑन कहते हैं। 1D कोलिजन का नाम ही हेड ऑन कोलिजन है। समझ पाए मैं आपको? ठीक है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बॉडी आपस में दोनों के अपोजिट ही आए, बोलो। और कोलिजन के बाद ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में, जैसे ये भी इधर जा रही तो ये भी इधर जाए, मतलब लाइन ऑफ डायरेक्शन सेम होगा, लाइन ऑफ डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन होगा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि ये इधर और ये इधर जाएगा, अलग अलग नहीं होगा। नहीं, हो सकता है ये बॉडी इधर जा रही, दूसरी वाली कोलिजन के बाद इधर चली जाए, या हो सकता है ये बॉडी इधर गई, दूसरी वाली कोलिजन के बाद इधर गई, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, आई बात समझ में? हेड ऑन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन में मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, सॉरी नॉट वन डायमेंशनल कोलिजन। क्लियर है? वो इलास्टिक भी हो सकता है और इनइलास्टिक भी हो सकता है। खत्म। अब बात करें इनइलास्टिक की, तो देखो, जब बात हम लोग इन इलास्टिक की करते हैं तो इन इलास्टिक में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। ऐसा माना जाता है कि इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी में लॉस। तो अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस करवा दीजिएगा। और मैक्सिमम सवाल काइनेटिक इन इलास्टिक कोलिजन से रिगार्डिंग आती है परफेक्टली इन इलास्टिक। जैसे हम क्या बोले थे, इलास्टिक कोलिजन में परफेक्टली इलास्टिक मानो, उसी तरह से इन इलास्टिक कोलिजन में जब तक परफेक्टली कहा ना जाए मत मानना। नहीं समझे? जब तक इन इलास्टिक कोलिजन में परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं कहा जाए तो उसे परफेक्टली इलास्टिक नहीं मानना है, इलास्टिक में मान सकते हैं।
जो क्वेश्चन बनता है उसके ट्रेंड के बेसिस पे हम तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। परफेक्टली कह दिया, इसका ये मतलब हुआ कि बोथ बॉडी मूविंग टुगेदर। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सामने वाली बॉडी रेस्ट में हो। हमने कैलकुलेशन कल U2 0 इसलिए रखा था ताकि कैलकुलेशन आसान हो, और कोई मतलब नहीं था उसका। आई बात समझ में। लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है स्टिक, दोनों साथ जैसे कोलिजन हो रहा है ना, एक बॉडी आई और दूसरी बॉडी उस टक्कर मारी, ये मान लो रेस्ट में भी हो सकती है, चल भी सकती है, तो मान लो ये टक्कर मारी और टक्कर के बाद बोथ बॉडी मूविंग टुगेदर, इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। समझ पाए बात को। और वन डायमेंशनल है तो हेड ऑन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब देखो होता है क्या कि इन जनरल जो कोलिजन होगा वो तो तुम्हें ये कह सकते हो पार्शियली कोलिजन होता है, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन होता है ना। नॉर्मल जो कोलिजन होता है तो उसमें थोड़ी एनर्जी वेस्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं रहती है, आपको पता है। तो इन जनरल कोलिजन की जब हम बात करेंगे तो उसमें एक टर्म आएगा, समझो अगर नॉर्मल सी एनर्जी वेस्ट वगैरह हो रही है ना, तो उसमें एक टर्म आएगा जो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आता है, उसको कहते हैं हम लोग रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन जिसपे हम लोग अभी बात करने वाले हैं, रेस्टिट्यूशन। तो अब इन जनरल केस में थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी वेस्ट होगी, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, तो वही रेस्टिट्यूशन तुम्हें, आपको क्या करना है, आपको ना इलास्टिक मानना है ना इन इलास्टिक मानना है, आपको जनरल कोलिजन लेके चलना है ना। आपको जनरल कोलिजन लेके चलना है, एनर्जी पूरी वेस्ट हुई या थोड़ी सी वेस्ट हुई या नहीं वेस्ट हुई हमको नहीं पता। हम लोग रेस्टिट्यूशन सीखेंगे और रेस्टिट्यूशन जनरलाइज केस में लगा देंगे, जनरल कोलिजन में लगा देंगे, काम खत्म, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और वही रेस्टिट्यूशन के बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, क्या फर्क है। आई बात समझ में। तो मेन हम लोगों को काम करना, हमको शुरू में ही रेस्टिट्यूशन बता देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, रेस्टिट्यूशन अभी सीखेंगे और रेस्टिट्यूशन केस में जनरल कोलिजन हम लोग पढ़ेंगे। कोलिजन जनरल हो गया, ठीक है, उसमें एनर्जी होगी खत्म या नहीं होगी डजंट मैटर। क्लियर है, समझ पाए बात को। आइए पहले कल वाले सवाल में बात करें, और एक चीज और बता देते हैं। सुनना, होता क्या है जब कोलिजन इन इलास्टिक होगा तो आपको पता है एनर्जी वेस्ट होगी। हमने बताया था कि वो जो V1 और V2 वाला फॉर्मूला है वो यूज नहीं करना है, नया फॉर्मूला जो होगा, जो रेस्टिट्यूशन के टर्म में आएगा, वो होगा परमानेंट फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला आपके लिए इलास्टिक के लिए भी वैलिड है, इन इलास्टिक के लिए भी वैलिड है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए भी वैलिड होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए भी वैलिड होगा। वो जनरल फॉर्मूला आएगा जो रेस्टिट्यूशन से हम लोग सीखेंगे। अदरवाइज अगर मान लो इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, तो देखो इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी तो वेस्ट होनी है। मान लीजिए एक बॉडी आई और 100 जूल एनर्जी स्टार्टिंग में थी उसके पास। दोनों बॉडी जो कोलिजन होने वाली है, दोनों बॉडी की जो कोलिजन होने वाली है, स्टार्टिंग में दोनों की एनर्जी मिला के 100 जूल थी। अब आफ्टर कोलिजन कुछ एनर्जी चली गई साउंड में, जैसे आप बॉल को टप्पा मारते हैं, ठक ठक करता है बॉल ना, आवाज करती है, साउंड में जाती है, हिट में जाती है, तो मान लीजिए 32 जूल एनर्जी खत्म हो गई। तो फाइनल एनर्जी हमारे पास कितनी रही, 70 जूल। अब 70 जूल में दोनों को एनर्जी मिलेगी। अब मान लीजिए कोई एक, ये बता रहे हैं तुम्हें, ये आफ्टर कोलिजन में मान लीजिए 10 kg का है और ये मान लो 20 kg का है आफ्टर कोलिजन, ठीक है, और इसके पास टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन 70 जूल होनी है। तो मान लीजिए ये 70 जूल में से 50 जूल एनर्जी इसके पास है, तो बाकी का 20 जूल एनर्जी इसके पास होगा। आई बात समझिए। तो ये 50 जूल एनर्जी से वेलोसिटी बनाएगी, हाफ mv² बराबर 50, नहीं मास कितना है 10 50, ये हो जाएगा 10, यानी कि v इक्वल टू √10 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ये चलेगी और बाकी का 20 जूल से ये खर्च करेगा, हाफ mv² बराबर 20। मान लीजिए ये हो गया तुम्हारा 22, ये हो गया v इक्वल टू √2 मीटर पर सेकेंड से ये चलेगी। वैसे में समझे बात को, ये कि ये हुआ कि जो सब वही था ना कि बाद में जो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक बॉडी की वेलोसिटी पता है, दूसरी की कैसे निकालेंगे, दूसरी बिना फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, आपको अगर बाद में पता ये चल जाए कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में मान लो 30 जूल का लॉस हुआ, तो 70 जूल हमारे पास है। 70 जूल में मान लो इस बॉडी की वेलोसिटी तुम्हें पता है, तो इस बॉडी ने इस एनर्जी में से कितनी एनर्जी खुद ली, मान लीजिए 50 जूल ली, तो बाकी का जो 20 जूल है वो इसको मिलेगी और इससे जो वेलोसिटी बनाएगी वो होगी वेलोसिटी। इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडी के पार्टिकल की कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। आई बात समझ में, लॉस से काइनेटिक एनर्जी निकालने आ गया, काम खत्म।
समझ पाए बात को? आइए एक सवाल करें। हेड ऑन वाला मैटर क्लियर हो गया, परफेक्टली वाला मैटर क्लियर हो गया? नहीं, आज हम लोग करेंगे जनरल मैटर। उससे पहले कल वाले क्वेश्चन पे, कल वाले कंसेप्ट पे एक सवाल रह गया था, क्वेश्चन नहीं कर पाए थे कल हम लोग, आज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब 2 बॉल ऑफ मास 3 kg एंड 2 kg एंड 3 kg। देखो एक बड़ी है जिसका मास 2 किलोग्राम है और वो चल रही है, रिस्पेक्टिवली वाला टर्म देखना कितना बाबू, 72 किलोमीटर पर आवर, और 72 किलोमीटर पर आवर को 20 मीटर पर सेकंड कहते हैं ना। तो u1 का वैल्यू कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। दूसरी बड़ी है b जिसका मास 3 किलोग्राम है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 36, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा। कोलिजन हुआ नहीं, कोलिजन हुआ तो आफ्टर, बोर्ड पे ध्यान देंगे, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ सर, आफ्टर दे कोलाइड हेड ऑन परफेक्टली, देखो यहाँ पे हेड ऑन भी लिखा है, मतलब 1 डायमेंशन। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है बाबू कोलैप्स कर गया, दोनों चिपक गया है, स्टिक कर गया है। यानी कि कोलिजन के बाद क्या हुआ, ए और बी चिपकते हुए चल रहा है विद कॉमन वेलोसिटी v। इसका मास 2 और इसका मास 3 kg। मोमेंटम कंजर्व करवाइए, काम खत्म। ठीक है। आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं है, डजंट मैटर, मोमेंटम कंजर्व करवा दीजिए। आपको पता है कि मोमेंटम तो कंजर्व होगा चाहे कुछ भी हो, किसी भी टाइप का कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो हाफ ये क्या होगा, m1v1 नहीं, इनिशियल मोमेंटम बरोबर फाइनल मोमेंटम। आप ये बताइए, फॉर्मूला याद है नहीं आप लोगों को? कोई बात नहीं, रहने देते हैं। बताइए m1 मोमेंटम क्या है, m1u1 प्लस m2u2 बरोबर m1v प्लस m2v होगा। फाइनल वेलोसिटी दोनों की कॉमन होगी। क्लियर है बाबू? m1 का वैल्यू 2 इंटू 20 कर दें, 40 प्लस 3 इंटू 30 ना, इक्वल टू v पता नहीं, v कॉमन लेते हैं। m1 का वैल्यू कितना है, 2 प्लस 3 5, मतलब 5v इक्वल टू 70, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड। 14 5 70, 14 मीटर पर सेकंड। ये सब बात समझ में आई? क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं, पहला वाला क्लियर हो गया सर? पहला वाला क्लियर हो गया, गुड। अब देखो काइनेटिक एनर्जी लॉस, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताइए। सेकंड वाला सवाल करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताइए। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है बाबू? देखो हाफ mv² इसके पास है और हाफ mv² इसके पास है, नहीं, हाफ m1u1² प्लस हाफ m2u2²। यस और नो? समझ पा रहे? बताइए, हाफ m का वैल्यू कितना है, 2 और u² मतलब 400 प्लस हाफ का वैल्यू हाफ ही रहेगा और 3 इंटू 10 का स्क्वायर 100। कोई दिक्कत? 2 से 2 खत्म, 400 प्लस 50 150 बरोबर 550 जूल एनर्जी इसके पास पहले थी। ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं जरा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, हाफ m1v² प्लस हाफ m2v² बाबू। तो हाफ v² कॉमन ले लें, m1 प्लस m2 कर देते हैं। बताइए, हाफ वेलोसिटी अभी भी निकाला आपने ना, 14 का स्क्वायर होता है 196 और m1 m2 का सब कितना हुआ, 5। ये कटेगा क्या, ये हो गया तुम्हारा 18 और 98, 5 का कितना हुआ, 8 5 40, 9 5 45 और 4 490। देखो 550 था, 490 हुआ। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाँ, लॉस इन के काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया 550 माइनस 490, कुल मिला के 9 60 6 7 8 60 जूल 60 जूल के लॉस हुआ। ये हुआ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सवाल समझ पाए? छाप लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, समझ लो, सुनो।
जब आप किसी गेंद को जमीन पे जंप करवाते हैं, जैसे आपने समझना, ये मान लो ग्राउंड है, आपके पास एक मान लो रबड़ बॉल है, ठीक है, एक मान लीजिए प्लास्टिक का बॉल है, एक मान लीजिए आपके पास लकड़ी का बॉल है, एक बॉल मान लीजिए आपके पास मेटल का है। ये दोनों सुनो, सारे बॉल, ढेर सारे बॉल है आपके पास अलग अलग नेचर का, ठीक है। सबको सेम हाइट से गिरा दिए, सुनो, सबको सेम हाइट से गिरा दिए। क्रिकेट खेलता है तुम लोग रे? यस सर। हाँ, तो क्रिकेट में कौन सा बॉल पिट्टो वाला गेम से खेलता है? टेनिस बॉल। कोई भी बॉल जब खरीदने जाओगे अच्छी क्वालिटी का, ये बात देखना, लकड़ी का खरीदना। सबको गिराया तुमने सेम हाइट से। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन टप्पा खाएगा? सबसे ज्यादा कौन करेगा? गुड। सबसे ज्यादा ये करेगा और सबसे कम टप्पा खाएगा, नहीं खाएगा? आई बात समझ में? सबसे, उसको कहते हैं बाउंसी टेंडेंसी। बाउंसी, कौन कितना ज्यादा बाउंस करेगा। आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा बाउंसी टेंडेंसी आपकी रबड़ बॉल की हो गई और सबसे कम मेटल बॉल। अब यहां पे ये हुआ कि आखिर इस चीज को कैसे मेजर किया जाए कि कौन कितना ज्यादा बाउंसी होगा, मतलब कौन ज्यादा टप्पा खाएगा, कौन, वो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल और इन कंटेक्ट सरफेस एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना। तो ये जो बाउंसी टेंडेंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाए अलग अलग डिफरेंट टाइप के मटेरियल के लिए, ठीक है, इसके लिए ये तरीका है न्यूटन साहब का। न्यूटन साहब ने देखा, ऑब्जर्व किया, कैलकुलेट किया कि ये जो बाउंसी टेंडेंसी होती है, नहीं, इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब होता है कि खुद को डिस्ट्रॉयड होने से बचाने वाली टेंडेंसी। जब बॉल टप्पा खाता है तो वो क्या होगा, चपट जाएगा, पता नहीं, पिट्टो वाला गेंद या कोई गेंद जब बॉल पे मारोगे तो वो चिपकेगा, उसका शेप और साइज बदलेगा, डिफॉर्मेशन आएगी। आई बात समझ में? तो किसी भी मटेरियल की वो नहीं डिफॉर्म होने देने वाली टेंडेंसी रेस्टिट्यूशन कहलाती है। मतलब वो मटेरियल चाहता है कि हम कम से कम डिफॉर्म हो, या कितना वो डिफॉर्म हो पाता है, इस टेंडेंसी का नाम है रेस्टिट्यूशन। खुद को वो रेसिस्ट करेगा डिफॉर्म होने से, टेंडेंसी नॉन एज रेस्टिट्यूशन। और हम लोग चाहते हैं बॉल के लिए रेस्टिट्यूशन कितना हो, अच्छा रेस्टिट्यूशन हो, मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ना हो। अरे भाई, गेंद हो, जैसे मान लीजिए तुम ये कौन सा इलास्टिक गेंद होता है ना, स्पंज वाला इलास्टिक गेंद, महंगा वाला मान लो, उससे क्रिकेट खेलोगे? कोस्को बॉल से क्रिकेट खेला जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट गेम कोस्को बॉल से खेला जाता है? नहीं। टेनिस बॉल से खेला जाता है। टेनिस बॉल, उसको टेनिस बॉल ही कहते हैं ना, ड्यूज बॉल कहते हैं। हाँ, जो ड्यूज बॉल से खेला जाता है। अब बताइए कोस्को बॉल और ड्यूज बॉल में किसका रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा? ड्यूज का रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा। आई बात समझ में? क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन कम होगा, वो ज्यादा खुद को प्रिवेंट कर पाएगी डिफॉर्म होने से, रेस्ट्रिक्शन उसका ज्यादा है। तो वहां पे सब हर बॉल का ना रेस्ट्रिक्शन लिखा रहता है, इसका रेस्ट्रिक्शन इतना, इसका रेस्ट्रिक्शन इतना। गूगल करिएगा, पता चलेगा बॉल पे या उस कंपनी, मतलब पैकेट में क्वालिटी रेस्ट्रिक्शन ये टर्म आता है, तो वही है रेस्ट्रिक्शन। अब ये कैसे निकाला गया? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था इसका। ये देखा ये गया कि भाई उन दोनों मटेरियल के बीच स्टार्टिंग में वो वेलोसिटी से दोनों को प्रोजेक्ट कर दिया गया बिना काइनेटिक एनर्जी में लॉस किए स्टार्टिंग में। आई बात समझ में? स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं करवाना है कोलिजन से पहले दोनों गेंद के बीच। फिर बाद में क्या हुआ, तो इस केस में दोनों कोलिजन होगा तो अप्रोच करेगा ना बाबू, दोनों एक दूसरे का अप्रोच करेगा, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच की कुछ होगी, u1 माइनस u2 समथिंग। ध्यान दो बाबू, रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच की होगी u1 माइनस u2 समथिंग कुछ होगा ना। अब क्या होगा, जब वो कोलाइड करेगा तो उसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कुछ ना कुछ आएगा। इनका रेशियो ऑलवेज भी कांस्टेंट होता है। यही है न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका वैल्यू कांस्टेंट आता है। ठीक है, देखा गया एक्सपेरिमेंटली, निकाला गया कि इसका वैल्यू क्या आ रहा था, कांस्टेंट। लिख लो, एक लाइन लिखिए फटाफट। द रेशियो ऑफ, स्टेटमेंट लिखा देते हैं, द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्पीड को वेलोसिटी को सेम ही बात है, स्ट्रेट लाइन रिलेटिव
velocity of approach before collision ना बाबू, approach before collision to the relative velocity of separation after collision is constant और यही कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। दैट इज, ये कहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ऊपर में कौन होगा, अप्रोच है क्या, सेपरेशन होगा ऊपर में इसके हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से सेपरेशन होगा कि 2g, स्टेटमेंट के हिसाब से सेपरेशन ही ना होगा ऊपर में, सही है, सेपरेशन नहीं होना चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सही तो है, हाँ तो वही तो फॉर्मूला, ऊपर में सेपरेशन होना चाहिए, स्टेटमेंट चेंज होगा, वही तो पूछ रहे हैं, हाँ तो चेंज करो तब, हाँ इसका रेशियो कांस्टेंट होता है, तो रेशियो कांस्टेंट होता है, रेशियो के ऊपर रखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, चेंज कर लीजिएगा अगर आवश्यकता पड़ी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू दी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज कांस्टेंट, जो होता है वो क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आएगा, लिख लेना कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट आता है बाबू, इस कांस्टेंट को कहा जाता है कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये वैल्यू रेस्टिट्यूशन, इसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करेंगे। और जो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन दो बातों पे, एक नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, नहीं नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है ओनली। वेलोसिटी पे तो इंडिपेंडेंट होगी, वेलोसिटी का रेशियो तो कांस्टेंट होने वाला है, समझ पाए? क्या प्रयोग है साहब? मान लीजिए बिफोर कोलिजन, बोर्ड पे ध्यान देंगे, बिफोर कोलिजन सिचुएशन क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है A, मास इसका m1 u1 से जा रहा था, एक ऑब्जेक्ट है मास इसका m2 b u2 से जा रहा था, u1 ग्रेटर देन u2। आप ये बताइए रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर, ये अप्रोच है ना, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसे अप्रोच करेंगे ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, नहीं u1 माइनस u2, आई बात समझ में? रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 होगा ना, u2 माइनस u1 माइनस u2 भी लिख सकते हैं, u2 माइनस u1 भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी तो उतनी आएगा ना रिलेटिव, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच आया बाबू। अब बोलो कोलिजन जब हुआ, बोर्ड पे ध्यान देंगे प्लीज, कोलिजन जब हुआ A और B के बीच, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मान लो ये m1 इधर जा रहा है v1 से, और ये मान लो m2 इधर जा रहा है v2 से, कुछ भी होगा, दोनों मिलेगी तो नहीं,
कोलिजन के बाद, कोलिजन जब होगा उसके बाद दोनों एक दूसरे से जुदा होना परमानेंट फिक्स है। किस डायरेक्शन में डजंट मैटर, लेकिन दोनों सेपरेट जरूर होगी। हाँ या नो? नहीं, मान लो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा कि कोलिजन के बाद दोनों की स्थिति ऐसी होगी ना। कभी हुआ है क्या? आई बात समझ में? फर्स्ट टाइम। हाँ, ये हो सकता है कि स्प्रिंग में होता है ना ऐसे ऐसे, ये ऑसिलेशन हो गया जो हम लोग बाद में करेंगे। अभी आपको बस ये इंस्टेंट पढ़ना है, कोलिजन हुआ और बॉडी सेपरेट हो गई। क्लियर? तो यहां पे हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन कितना हो जाएगा भाई? नहीं, कुछ भी कर दो, v1 माइनस v2 कर दो, v2 माइनस v1 करो, डजंट मैटर। v2 माइनस v1 भी कर सकते हैं, v1 माइनस v2 भी कर सकते हैं। आपको रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब है, किसका डजंट मैटर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि E इक्वल टू होगा बाबू क्या? v1 माइनस v2 बाय u1 माइनस u2। आई बात समझ में? ये ऑलवेज बी कांस्टेंट। अच्छा, v1 माइनस v2 वेलोसिटी सेपरेशन का बाय वेलोसिटी अप्रोच का कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू u कहलाता है। छाप लीजिए। देखिए सर, थोड़ा एनालिसिस कर ले, डिस्कस कर ले। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? फॉर्मूला दिया है इसका। आप ये बताइए, ठीक है, इन इलास्टिक मतलब जो इन इलास्टिक हो जाएगा फॉर, हाँ, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन याद होगा आपको? इलास्टिक कोलिजन में याद करिए, इलास्टिक कोलिजन का पहला वाला डेरिवेशन क्या? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम था। इसमें u1 माइनस u2 इक्वल टू v1 माइनस v2 था। सॉरी, v1 माइनस v2 था। एक ही बात है, रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होती थी, ये बताइए ना। रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होती थी, तो जब रिलेटिव वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1 में हो जाएगा। इसका मतलब समझे? नो डिफॉर्मेशन, 100% कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये पूरी की पूरी अपनी ये जो बॉल है ना, वो पूरा का पूरा खुद को बचा लिया डिफॉर्म होने से। ई का मतलब 100% नो डिफॉर्मेशन। इसका ये मतलब 1 का मतलब क्या हुआ? 100% नो डिफॉर्मेशन। तो सबसे बेस्ट है जिसका डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मेटल बॉल। ऐसा हो ही नहीं सकता नो डिफॉर्मेशन हो, या उसका तो बहुत कम होता है। नहीं, लेकिन मेटल बॉल से क्रिकेट नहीं खोलोगे। हाँ, क्रिकेट उसके लिए क्या होता है कि एक सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बॉल, जो क्रिकेट इंटरनेशनल मैच होती है उसमें क्रिकेट बॉल बनाया जाता है, तो उसको इस बात का ध्यान रखना जाता है कि किस पिच के लिए, किस बैट के लिए, नहीं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, बढ़िया हो, सुटेबल हो। वन डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं रखना है, कुछ एक सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। जीरो तो रख ही नहीं सकते। बॉल पड़ी और बैट के साथ चिपक गई, पापड़ बन गया बॉल बैट के साथ आने में, तो क्या लगेगा? चक्का चौका कुछ नहीं होगा, टुकड़ी से जाएगी बॉल, थोड़ी से आगे से जाएगी। तो एक सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स होता है। आई बात समझ में? कभी क्रिकेटर बनो तो ध्यान रखना कि मेरे साथ कोई बढ़िया दूसरा बॉल जब चेंज होता है, देखना उसको बढ़िया से विजुलाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसके पैकेजिंग वगैरह देखी जाती है, उसके साथ धांधली तो नहीं किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन चेंज तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन वाला बॉल गेंद तो नहीं दिया गया। आई बात समझ में? चेक करना बोला, इसका पैकेट दिखाओ। नहीं, खैर जो भी, ये सारी गेंद भी ऐसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1। आई बात समझ में? इलास्टिक कोलिजन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1। ये क्या था? फॉर परफेक्टली इलास्टिक ना बाबू, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर हम बात करें फॉर, सुनना बाबू, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जनरल में आएंगे हम लोग। इन इलास्टिक कोलिजन, आप ये बताइए क्या होता है जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है? क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच तो होता है, लेकिन सेपरेशन सेपरेशन की वेलोसिटी रिलेटिव 0 होती है। भाई क्या होता है आपको ये पता? जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है, दोनों बॉडी मूविंग टुगेदर,
ए कोलिजन के बाद ए की भी स्पीड वही होती है जो बी की होती है। तो बताइए आफ्टर कोलिजन के बाद दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी होगी कुछ? नहीं। इसमें क्या होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन नहीं कितना होगा? v1 माइनस v2। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों तो बराबर होता है ना भाई। यहाँ पे इसमें होता है v1 और v2 दोनों सेम होता है, तो ये नहीं आएगा जीरो। अब आप ये बताइए रेस्टिट्यूशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो बाय एनीथिंग, बिल्कुल जीरो। तो यहां से तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ कोलिजन क्या है। नेचर ऑफ कोलिजन क्या होगा? अगर ई हो गया तो पूरा चिपक जाता है ये, हाँ 100%। आई बात समझ में? चलो ये तो ये बात हो गई। आइए यहीं से हम लोग जनरल काम कर लें। ये लिख लिए? नहीं लिखे हैं? सुनो पहले छापो इसको, जल्दी छापो। इन जनरल क्या होगा? आइए अब हम लोग जनरल फॉर्मूला। इन जनरल इन जनरल का क्या मतलब हुआ? नहीं, पार्शियली इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, परफेक्टली नहीं हो। बताइए ना कि जब दोनों में से कोई भी परफेक्टली ना हो तो जनरल हुआ ना बाबू इन इलास्टिक। तब क्या होगा? कोलिजन कैसा भी क्यों ना हो, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा। मोमेंटम तो हमेशा ना कंजर्व होगा बस। तो कोलिजन कैसा भी क्यों ना हो, मोमेंटम तो ऑलवेज भी कंजर्व। बताइए तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। या सुनो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये फॉर्मूला अभी जो बता रहे हैं आपको, इसके सवाल कम पूछे जाते हैं या किताबों में कम मिलेगा। m1 v1 प्लस m2 v2, लेकिन यही मेन फॉर्मूला बनेगा, जनरल फॉर्मूला बनेगा। ये तो ऑलवेज भी कंजर्व बाबू, हाँ है ना। और अगर इन जनरल होगा तो उसमें क्या होगा? ना रेस्टिट्यूशन जीरो होगा ना 1 होगा, इसके बीच में कहीं होगा नहीं। अगर जनरल कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो रेस्टिट्यूशन का वैल्यू ना जीरो होगा ना 1 होगा, बीच में कुछ होगा। कुछ मतलब ई होगा, मान लेते हैं। नहीं, कुछ मतलब ई होगा। ई बराबर v1 माइनस v2 बाय u1 माइनस u2। कोई दिक्कत आई बात समझ में? गुड। अब आप क्या करो, इसे एक काम तो कर सकते हैं कि v1 माइनस v2 इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। बोलो कोई दिक्कत? आपके पास दो इक्वेशन हुआ, इक्वेशन ये और इक्वेशन ये। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? देखो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी का रिलेशन मिला था, एक वेलोसिटी का रिलेशन मोमेंटम से मिला था, फिर दोनों की इक्वेट किए थे, v1 v2 आया था। यहाँ पे v1 v2 कैलकुलेट करेंगे हम। आई बात समझ में? होमवर्क रिजल्ट लिख देते हैं। अरे आप इसका निकाल के इसमें पुट कर देना है। यहाँ से v1 निकाल लीजिएगा, v1 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा तो v2 आ जाएगा, या v2 निकाल के इसमें पुट कर दीजिएगा v2 की जगह पे, तो m1 और u1 के टर्म में, m और u के टर्म में आपका वेलोसिटी आ जाएगी। समझ पाए बात को? यस और नो? तो अब बस हम रिजल्ट लिख रहे हैं बाबू, रिजल्ट लिख देते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखिए, तब आपका जो v1 आएगा, सुनो, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, घर में से प्लीज एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट v1 आ जाएगा आपका m1 माइनस e टाइम्स ऑफ m2 बाय m1 प्लस m2। देखो फॉर्मूला लगभग वही मिलता जुलता है। देखो m1 माइनस m2 था, m1 माइनस m2 था, बोले थे e टाइम्स आ जाएगा। सेम है कि नहीं है? सुनो, यहाँ पे क्या था? 2m2 था ना, अब 2m2 दो हिस्सों में टूटेगा, एक m2 दूसरा m2। नहीं समझे? अरे 2m2 को m2 लिख सकते हैं, 2m2 को m2 लिख दिया, और दूसरा जो m2 होगा e m2 होगा। फॉर्मूला याद रखना आसान है कि नहीं है? और देखो अगर e1 हो जाएगा, सुनो सुनो सुनो, अगर e1 हो जाएगा कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक, मतलब 2m2 आया। अगर e1 1 तो परफेक्टली इलास्टिक मतलब 2m2 आया। देखो वही रिजल्ट है, ये वही है। और m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ क्या था यहाँ पे? u2 था। क्या ये जनरल फॉर्मूला नहीं है?
है ना। तब एक हो गया, दूसरा V2 कितना हो जाएगा बाबू? V2 का याद है तुम्हें? M2 माइनस E टाइम्स ऑफ M1 बाय M1 प्लस M2, यहाँ पे क्या था? U2 होना चाहिए प्लस क्या था? हाँ 2M1 था ना, मतलब एक M1 आएगा और एक M1 E के साथ आएगा और ये हो जाएगा M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ U1। कितना सुंदर फॉर्मूला बताओ तुम। बोले थे ना वो फॉर्मूला याद रखोगे, सारा फॉर्मूला याद रह जाएगा। नोट करो इसे, जल्दी नोट करिए प्लीज। इसमें स्पेशल केस कर लेते हैं, स्पेशल केस कर ले। देखो एक बात बताइए, स्पेशल केस मान लेते हैं दोनों का मास सेम हो गया। ये सुनो, मान लेते हैं दोनों का मास सेम हो जाए या दोनों का सेम मास हो और U2 0 एंड U2 0 जाओ तो तब V1 कितना होगा बाबू? 1 माइनस यस। देखो U2 0 होगा, ये वाला पूरा टर्म खत्म। M बरोबर बरोबर बोलो, M बरोबर M कॉमन और ये 2 आ गया ना। देखो बता, M हो जाएगा माइनस E M हो जाएगा और ये E M प्लस M हो जाएगा ना, बोलो। और U1 रहेगा, ये वाला टर्म पूरा 0 होगा। बोर्ड पे देखना प्लीज, ये U1 हो जाएगा। अब बताइए M कॉमन ले लें, M कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस E और नीचे बच जाएगा क्या बाबू? 2M, M प्लस M 2M होगा और ये U1 होगा। एक M से एक M कटा तो V1 बरोबर कितना हुआ? 1 माइनस E बाय 2 टाइम्स ऑफ U1। आई बात समझ में? सिमिलरली V2 इक्वल टू, भरोसा करके लिखते हैं 1 प्लस E बाय 2 U2। नहीं करोगे? अरे भाई U2 वाला टर्म 0 होगा, प्लस वाला टर्म बचेगा, समझा? भरोसा नाम का चीज नहीं था दुनिया में, करते हैं। धन्यवाद। आए बाबू यहाँ पे ना, हाँ ये वाला टर्म 0 होगा ना, हाँ U1 होगा। आई बात समझ में? देखो कितना प्यारा फॉर्मूला है। U1 मेजरमेंट 1 प्लस E 1 माइनस E। मेंस पूछता है इसमें सवाल, इस रिलेशन पे सवाल मेंस में आता है। और इस पे ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकता है ये वाले फॉर्मूले पे। सामने आपका ये फॉर्मूला समझ पाए? ये समझ गए ना बात को? है बहुत सुंदर। अब लिखिए वो वाला सवाल और सॉल्व करिए फटाफट। सवाल आसान है। A ball moving with velocity 2 meter per second collide head on with another stationary ball of double the mass. आई बात समझ में? देखो moving with velocity 2 meter per second head on with another stationary ball double of mass। एक बॉल ये है 2 से, कितना मास है इसका? M, मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, डबल द मास, अनदर स्पेशली बॉल डबल द मास 2M। इसका U1 दे रखा और इसका U2 0 है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.5 दे रखा है। देन देयर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड आफ्टर कोलिजन विल बी, देखो देन द वेलोसिटी ऑफ कोलिजन आफ्टर विल बी। है बाबू बस सेम फार्मूला को पसंद है। E इक्वल टू क्या हुआ? V1 माइनस V2 बाय U1 प्लस U2, U1 माइनस U2। बोलो E का वैल्यू दे रखा 0.5। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। मास की आवश्यकता है क्या वेलोसिटी निकालने के लिए? वेलोसिटी निकालने के लिए मास की जरूरत पड़ी क्या? पड़ गया। कैसे? V1 V2 ने, अच्छा V1 V2 निकालना पड़ेगा। हाँ तो U1 U2 दे रखा है, V1 V2 निकाल लो। तो V1 V2 कैसे निकालोगे बेटी? कोलिजन कौन सा है? नहीं पता, जनरल फार्मूला है तुम्हारे पास ना। कोलिजन कौन पता नहीं पता ना, तो कौन, जब कोलिजन कैसा हो नहीं पता मतलब जनरल है। सुनो, जब कोलिजन कौन सा है नहीं पता तो जनरल फार्मूला है ना। जनरल फार्मूला में U2 0 है तो, लेकिन यहाँ पे इतना होता है जब मास कांस्टेंट होती है। हाँ तो मास रख दोगे, ये वाला फार्मूला यूज करोगे, इससे V1 आ जाएगा बाबू
नहीं, कितना आया V1 और V2? V1 कितना आएगा? 0। देखो पहला बॉडी का मास m है, V1 निकाल रहे हैं, और दूसरी बॉडी का मास 2m है ना, तो 0.5 इंटू 2m, यस और नो? और मास कितना हुआ? m प्लस 2m। नहीं, m से m कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 बाय 2, 2 नहीं 3, तो 0 ही आएगा ना। तो V1 0 हो गया, V2 1 आया ना, V2 1 आया ना। सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आपका V1 का वैल्यू आएगा 0, और ये हो गया तुम्हारा V2 का वैल्यू 1, और U1 U2 कितना आएगा? 2 माइनस U1 U2 वही ना बोल रहे हैं, 2 माइनस 0, आंसर कितना आया? 1 बाय, अच्छा 1 में आएगा कि 0, 1 ना, या 0.5 भी तो है। निकालना क्या था? The velocity after collision will be V2 तो कैसे निकाला? तो ये क्या ही डाल रहे हो? ओ भाई तब डिस्ट्रीब्यूशन तो सीधा वहीं से आ गया ना, V1 V2। ओह हाँ, ठीक है। E अगर दे रखा है तो V1 आपने पूछ दिया, यहाँ से V1 बराबर आया m1 माइनस 0.5 इंटू 2m, मास दे रखा है m1 m2, और ये हुआ m प्लस 3m, तो V1 का वैल्यू 0 आया, और V2 का वैल्यू कितना आ गया? 2m माइनस 0.5 इंटू m बाय 3m, और ये सॉल्व किया तो कितना आया? 1 आंसर। तो बोल रहा है कि ऑप्शन कौन सा होगा? 0 और 1? V2 प्लस यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे प्लस ऑप्शन ये होगा, सीधा फॉर्मूला भी क्वेश्चन। आई बात समझ में आए? बोलो, उस रिलेशन पे सवाल करना चाहोगे क्या? लास्ट वाले रिलेशन पे, स्पेशल केस पे एक क्वेश्चन लिखा था, ट्राई करिएगा। ये वाला स्पेशल केस पे क्वेश्चन, मतलब इस स्पेशल केस का यूज आप कैसे करेंगे, एक सवाल लिखा देते हैं, उसको ट्राई करिएगा, होमवर्क रह जाएगा, मिटा दे इसे, क्वेश्चन लिख देते हैं। कहाँ पे? देखो इसमें U1 भी छूट गया था, ये U1 है, ये तो 0 ही रहेगा, इसमें ओहो m होगा ना, m चलता है ना, और यहाँ पे तो m चलेगा, आंसर 1 ही आएगा। अच्छा, आंसर से बोलना चाहिए, ये छूट गया था। अच्छा, रिसॉल्व तुम लोग किया था ना, हम तो बस लिख दिए थे, हुआ गया। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल आइए नोट करते हैं। इस रिलेशन पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? बढ़िया सवाल है, ट्राई करिएगा आप लोग। सवाल नोट करेंगे। क्वेश्चन है, a ball of mass m moving at a speed v makes a head-on inelastic collision। देखो हेड ऑन कहने का मतलब सीधा सा हुआ 1D हुआ है बाबू, हेड ऑन कहने का मतलब सीधा सा हुआ कि ये 1D हुआ है, समझे बात को? हाँ, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन with an identical ball at rest, the kinetic energy of the balls after collision, head on of the ball after collision of the balls after collision है, after collision is 3/4 of the original, find E coefficient of restitution। ठीक है, ऑप्शन भी दे रहे हैं,
लो ऑप्शन देते हैं 1/2 2 1/√2 √2। ठीक है, होमवर्क कर देते हैं इसे क्या? ठीक, चलिए आप चाहे तो इस फॉर्मूला का ये रिलेशन का यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट पुट मत कर देना, ये पुट करना, मतलब ये फॉर्मूला पुट करना। ठीक है, आई बात समझ में? और फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, आइडेंटिकल बॉल है ना। हाँ तब तो बढ़िया, बॉल आइडेंटिकल है मतलब दोनों का मास सेम होगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। बस काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन से आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और पुट कर देनी है, काम खत्म। ठीक है, तो करते हैं आज के सवाल यही समाप्त, कल मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।